नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स की क्लास में। आज हम बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देश का पहला ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला जो ग्रेन एटीएम है वह हरियाणा में स्थापित किया गया है। जो पहला ग्रेन एटीएम है वो हरियाणा में स्थापित किया गया है। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्थापित किया गया है। और जो ये एटीएम है वो एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो अनाज की सुविधा मुहैया कराता है। 70 किलो अनाज निकालता है। अभी हम समझेंगे कि ये ग्रेन एटीएम होता क्या है। देखिए, जिस प्रकार हम एटीएम में जाते हैं, एटीएम में हमको कैश मिलता है। कैश एटीएम में हमको कैश मिलता है, उसी प्रकार ये जो एटीएम है इसमें हमको अनाज मिलेगा। ये जो एटीएम है ये हरियाणा में स्थापित किया गया है ना। ये एटीएम एक सेल्फ ड्राइव मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया। तो प्रश्न ये नहीं पूछेगा कहाँ स्थापित किया गया, प्रश्न ये पूछेगा कि पहला जो ग्रेन एटीएम है यह किस संस्था के किस कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है, या संयुक्त राष्ट्र संघ की किस कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है। इस जो एटीएम में 3 प्रकार के अनाज उपलब्ध कराए जाएंगे। पहला है गेहूं, दूसरा है चावल धान, और तीसरा है बाजरा। जो उप मुख्यमंत्री हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया? ये है भीम। जो ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं मोबाइल के द्वारा, वो हम यूपीआई के द्वारा करते हैं, जिससे सुविधाएं बहुत आसान हुई हैं। लोगों को कैश नहीं रखना पड़ता, इतना मोबाइल से सारा काम होता है। वो हमारे देश में लागू है, उससे हमको कई सुविधाएं मिलती है। अब भारत सरकार ने भूटान में भी उसे लॉन्च किया है। भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में भूटान में लॉन्च किया गया है। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ रुपे कार्ड भी चलता है। जो हमारा एटीएम है रुपे कार्ड वो भी चलता है और भीम यूपीआई भी चलता है। एकमात्र ऐसा देश है भूटान, प्रश्न पूछ सकता है, जहां रुपे कार्ड भी चलता है और भीम यूपीआई भी स्वीकार किया जाता है। हमारे देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसकी लॉन्चिंग की थी वर्चुअल माध्यम से। इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड एनआईपीएल ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भूटान पहला देश बन गया है जिसने भारत के भीम यूपीआई के क्यूआर कोड को भी मान्यता दी है। जो क्यूआर कोड होता है उसको स्कैन करके हम पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं, वैसा हम भूटान में भी कर सकें, क्योंकि हमारे देश से भूटान में काफ़ी लोग घूमने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस भारतीय को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ये गोल्डन वीज़ा मिला है सानिया मिर्जा को, जो हमारे देश की स्टार टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेटर से शादी की है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दुबई का गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ है। देखिए, ये जो गोल्डन वीज़ा है, ये जो गोल्डन वीज़ा मिलता है विशेष लोगों को मिलता है। हमारे देश में पहला गोल्डन वीज़ा मिला था शाहरुख खान को, दूसरा गोल्डन वीज़ा मिला था संजय दत्त को, और तीसरा सानिया मिर्जा को। मतलब ट्रिपल एस, शाहरुख खान, संजय दत्त और सानिया मिर्जा। ये गोल्डन वीज़ा है, ये हर किसी को नहीं दिया जाता है। ये इसमें मुख्य लोग हो, खास वर्ग में शामिल जो लोग होते हैं उन्हें दिया जाता है, जैसे निवेशक, उद्यमी, उत्कृष्ट प्रतिभा वाले व्यक्ति, मसलन शोधकर्ता, मेडिकल पेशेवर, वैज्ञानिक और छात्र शामिल होते हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, संजय दत्त को भी दिया गया है। ये सानिया मिर्जा तीसरी खिलाड़ी है। और यह वीज़ा मिलने के बाद में कोई भी व्यक्ति जिसे यह वीज़ा मिला है वह 10 वर्ष तक यूएई में रह सकता है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो ये 5 वर्ष तक मंजूरी दी है। अगले 2026 तक यह योजना रहेगी। अब इसमें सबसे पहले ये आ रहा है कि ये योजना है क्या। देखिए, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सीएसएस। इसके तहत केंद्र सरकार है जो अलग अलग तरीके से विकास कार्य करती है। जिससे जैसे इस पर आने वाले कुल 9,000 करोड़ का जैसे इसमें खर्चा आएगा, उसमें से 5,357 करोड़ रुपए हैं वो केंद्र सरकार भरेगी। और ग्राम न्यायालय योजना और न्याय दिलाने के लिए सुधार से जुड़े राष्ट्रीय मिशन के जरिए मिशन मोड में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ की लागत भी इसमें शामिल है। मतलब 5,357 करोड़ रुपए हैं इसमें। जो ग्राम न्यायालय है, न्याय दिलाने के लिए जो और कार्यक्रम है वो इसमें सब में सम्मिलित है। अब हम थोड़ा ग्राम न्यायालय के बारे में समझ लेते हैं। ग्राम न्यायालय क्या होता है? देखिए, हमारे देश की जो 70% जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है, और अधिकतर जो वाद विवाद संबंधी मामले होते हैं वो गाँव में ही होते हैं। तो गाँव में न्याय की पहुंच आसान हो, क्योंकि लोग कई बार क्या होता है कि गाँव के लोग जो होते हैं वह न्याय जो हिचकिचाहट के माध्यम से अपने वो न्यायालय से के कार्यक्रमों से, न्यायालय के मामलों से थोड़ा झिझकते हैं। इसलिए लोग बागों को भारत सरकार ये चाहती है कि ग्राम क्षेत्रों में जो न्याय की पहुंच है वो सजग हो, आसान हो, सरल हो। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली के त्वरित आसान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ग्राम न्यायालय अधिनियम 2000, देखिए जो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 है, उसके तहत ग्राम न्यायालयों और ग्राम अदालतों की स्थापना की गई है। यह अधिनियम है 2 अक्टूबर 2019 से लागू हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रसाद योजना, जो ये योजना है बहुत अच्छी योजना है। प्रसाद योजना को किस शहर में उद्घाटन किया गया है? तो इसका वाराणसी में उद्घाटन किया गया है। जो ये प्रसाद योजना है, ये हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसाद योजना का उद्घाटन किया गया है। यह परियोजना पर्यटन सुविधा केंद्र 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन करेगी। देखिए, कहने का मतलब है प्रसाद योजना एक ऐसी योजना है जो धार्मिक, पर्यटन और पुराने पर्यटन स्थल, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तक लोगों की पहुंच आसान हो, उसके लिए विकास कार्य करेगी इस प्रसाद योजना के अंतर्गत।
पहले केंद्र सरकार की एक योजना चलती थी, हृदय योजना। उस योजना को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है और उस योजना के जितने भी कार्यक्रम थे, जितने भी विकास कार्यक्रम थे, उन्हें प्रसाद योजना में सम्मिलित कर दिया। कहने का मतलब है जो हृदय योजना में थे उनको प्रसाद योजना के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि हृदय योजना तो अब बंद हो गई है। प्रसाद योजना, देखिए क्या है प्रसाद योजना। 2014-15 में तीर्थ स्थल संरक्षण आध्यात्मिक विकास के लिए प्रसाद परियोजना की शुरुआत की गई थी केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं को भी प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंतर्गत तीर्थ यात्रा और विरासत स्थलों पर बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल, जल परिवहन के माध्यम से इन सुविधाओं के प्रवेश स्थलों आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी, पर्यटन की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना शामिल है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने ड्रोन नियम 2021 को संशोधित किया है? तो देखिए, ड्रोन हवा में उड़ता है, हवाई जहाज हवा में उड़ता है, तो इन्हें रेगुलेट कौन करता है? इन्हें रेगुलेट नागर विमान मंत्रालय करता है। तो इसका उत्तर है नागर विमान मंत्रालय। हाल ही में नागर विमान मंत्रालय द्वारा ड्रोन 2021 मसौदा जारी किया गया है। विश्वास, स्व प्रमाणन, गैर दखलंदाजी, निगरानी के सिद्धांत पर आधारित यह ड्रोन 2021 इससे पहले जारी किए गए UAS नियम 2021 को प्रतिस्थापित करेगा। अब ये क्या नियम है? थोड़ा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को व्यापार अनुकूल एक खिड़की ऑनलाइन प्रणाली के तौर पर विकसित किया जाएगा। देखिए, कुछ दिन पहले हमारे देश में जम्मू कश्मीर में एक ड्रोन हमला हुआ था। उस हमले के दौरान हमारे देश की जो सुरक्षा एजेंसी है वो काफ़ी सतर्क हो गई थी और उसके बाद जो नागर मंत्रालय है, विमानन मंत्रालय है, उसने एक मसौदा तैयार किया। उस मसौदे के अंतर्गत निम्न नियम बनाए। ये सभी नियम हैं, आप इसको एक बार रोक के पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? देखिए, ये देश है डेनमार्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। यह द्विपक्षीय समझौता है। इसके जरिए दोनों देशों के जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं उनका विकास किया जाएगा। क्वेश्चन है, देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश जहां कोविड रोधी वैक्सीन की पहली डोज पूरी आबादी को लगाई जा चुकी है। देखिए, हमारे देश में भी एक बड़े लेवल पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। उसके अंतर्गत जो लद्दाख है वह पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जहां पूरी लगभग 18+ से अधिक उम्र के आयु वर्ग के लगभग अधिकतर लोगों को, लगभग पूरे लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है, पहली डोज लग चुकी है। लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहाँ कोविड रोधी वैक्सीन की पहली डोज पूरी आबादी को लग चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की साझा जानकारी के मुताबिक लद्दाख में रहने वाले सभी लोग जो वहाँ के बाहर के हैं, यहाँ खुद के मूल निवासी, होटल मजदूर, होटल में काम करने वाले कर्मचारी मजदूर वगैरह, नेपाली नागरिकों, आजीविका के लिए काम करने वाले सभी लोगों को कोविड रोधी वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है। 100% का लक्ष्य पूरा हो गया है। 89,404 लोगों का टीकाकरण हुआ है 18+ से अधिक लोगों के लिए। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात में किस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये गांधीनगर कैपिटल स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह देश का पहला पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन है। यह देश का पहला पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में कई परियोजनाओं के साथ में गांधीनगर के नवनिर्मित आधुनिक रेलवे स्टेशन गांधीनगर कैपिटल स्टेशन का उद्घाटन किया। देखिए, हमारे देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसको दोबारा बनाया गया, मतलब पुनर्निर्मित किया गया है। इसे एक आधुनिक तरीके से निर्मित किया गया है, अर्थात विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ में गांधीनगर कैपिटल देश का पहला ऐसा स्टेशन है जिसके ऊपर 5 स्टार होटल है। देखिए, जो ये आप ये देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन है पूरा, ये पूरा रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है वो होटल बनी हुई है। ये है जो है वो 5 सितारा होटल है। यह स्टेशन यात्रियों को हवाई अड्डे जैसी सुविधा उपलब्ध कराएगा। दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष टिकट खिड़की, रैंप, लिफ्ट, सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था की गई है। भवन को हरित भवन के रूप में डिजाइन किया गया है। स्टेशन पर अत्याधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है जिसमें 32 थीम है। अत्याधुनिक एक्टिविटी गैलरी के टैंकों में दुनिया भर के लाए गए विभिन्न प्रजाति के जलीय जीव है। वही मुख्य टैंक में दुनिया भर से लाए गए शार्कों को रखा गया है। अर्थात ये हमारे देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसमें हमको मतलब रेलवे स्टेशन की फीलिंग नहीं आएगी आपको। विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ में ये हमको ऐसा लगेगा कि हम कहीं 5 स्टार होटल में आ गए हैं। दर्शकों को विशेष अनुभव देने के लिए 28 मीटर लंबा वॉकवे सुरंग भी बनाया गया है। 8 आर्ट गैलरी है इसमें गुजरात के ऐतिहासिक स्थलों को वह लोक कला का प्रदर्शन किया गया है। देखिए, ये रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन। हाल ही में उमंग ऐप ने किसके साथ साझेदारी की है? जो उमंग ऐप है भारत सरकार का, उसने मैप माई इंडिया के साथ में हिस्सेदारी की है। ऐसे में अब उमंग ऐप पर पुलिस स्टेशन, सरकारी राशन की दुकान, ब्लड बैंक जैसी सरकारी दफ्तरों की दुकानों की लाइव लोकेशन मिलेगी। अब देखिए, उमंग ऐप क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। उमंग ऐप केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उमंग मोबाइल ऐप का 2017 में, ये जो है ये 2017 में लॉन्च पीएम मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। उमंग ऐप पर करीब 1251 सरकारी सर्विस, करीब 20,280 यूटिलिटी बिल पेमेंट सर्विस मौजूद है। अब
इसके साथ जुड़ने से क्या सुविधाएं मिलेगी? उमंग ऐप पर नजदीक सरकारी राशन की दुकानों का पता लगाया जा सकेगा। दामिनी लाइटिंग अलर्ट बिजली गिरने की सूचना देगी। जहां कुछ हफ्ते पहले बिजली गिरी चुकी है ऐसे इलाकों को विजुअल का भी अलर्ट मिलेगा। ईएसआईसी यूजर्स को ईएसआईसी सेंटर की लोकेशन मिलेगी, जैसे अस्पताल डिस्पेंसरी को मैप पर देख पाएंगे, नेविगेशन कर पाएंगे। इंडियन ऑयल नजदीकी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर की लोकेशन हासिल कर पाएंगे। साथ ही गैस स्टेशन फ्यूल स्टेशन की लोकेशन भी कर पाएंगे। एनएचआई यूजर को टोल प्लाजा टोल रेट की जानकारी हासिल कर पाएंगे। नजदीक पुलिस स्टेशन का पता लगा पाएंगे। मेरी साइड यूजर खराब सड़क की शिकायत कर पाएगा। मेरी सड़क के अंतर्गत यूजर खराब सड़क की शिकायत कर पाएगा। तो आज के ये क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।